आज तारीख के एक ऐसे सवाल पे हम बात करेंगे जिस पे इससे पहले शायद कभी बात ही नहीं हुई। लोग तारीख पढ़ते हैं हिंदुस्तान की कदीम, लेकिन कई पहलू हैं ऐसे जिन पे बात नहीं हो पाती। तो टीपू सुल्तान और मुग़ल हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात थे, आज ये हमारा मौजू। इस मौजू में क्या क्या राज आते हैं, इस पे क्या क्या मोड़ आते हैं और क्या आगे गिरहें खुलती हैं, ये हमारा मौजू है। जब टीपू सुल्तान का नाम आता है तो अमूमन ज़हन मैसूर, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगों, श्रंगापट्टम, रॉकेट टेक्नोलॉजी और इनकी शहादत की तरफ चला जाता है। लेकिन टीपू सुल्तान की सियासी ज़िंदगी का एक कम ज़ेर बहस मौजू दिल्ली के मुग़ल बादशाह शाह आलम सानी के साथ इनके ताल्लुकात हैं। क्या टीपू सुल्तान मुग़ल बादशाह के मातहत थे? क्या वो मुग़ल सल्तनत को अपना आला इक़्तिदार तस्लीम करते थे, या फिर वो एक आज़ाद हुक्मरान थे जो सिर्फ मुग़ल बादशाह की अलामती हैसियत से फ़ायदा उठाना चाहते थे? इस सवाल का जवाब सादा हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले हमें 18वीं सदी के हिंदुस्तान का सियासी नक्शा समझना होगा। ये वो ज़माना था जब मुग़ल सल्तनत अपनी साबका ताकत खो चुकी थी, लेकिन मुग़ल बादशाह की कानूनी और अलामती हैसियत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। दिल्ली का बादशाह बहुत से इलाक़ों पर बराह रास्त हुकूमत नहीं करता था, मगर हिंदुस्तान के कई हुक्मरान अब भी अपनी सियासी हैसियत को मुग़ल फरमान, सनद या बादशाह की मंजूरी से मजबूत करने की कोशिश करते थे। जदीद तारीख़ी तहकीक भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि मुग़ल इक़्तिदार के ज़वाल के बावजूद शाही सनद और कानूनी शनाख्त की अहमियत बरकरार थी। इसी माहौल में मैसूर के हुक्मरान हैदर अली और फिर इनके बहादुर बेटे टीपू सुल्तान सामने आए। हैदर अली ने फ़ौजी ताकत के ज़रिए मैसूर में गैर मामूली असर कायम किया। इनका इक़्तिदार रवायती मौरूसी बादशाहत की बजाय फ़ौजी ताकत और सियासी तदब्बुर से उभरा था। टीपू सुल्तान ने 1782 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद इक़्तिदार संभाला और अपने आप को महज किसी मकामी रियासत का सरबराह नहीं, बल्कि एक बाकायदा खुद मुख्तार सुल्तान के तौर पर पेश किया। यहाँ मुग़ल बादशाह की हैसियत अहम हो जाती है। तहकीकी शवाहिद से मालूम होता है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों बादशाह शाह आलम सानी के साथ ख़तो किताबत रखते थे और मुग़ल बादशाह की बालादस्ती को तस्लीम करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैसूर रोज़मर्रा इंतज़ाम, फ़ौज या ख़ारजा पॉलिसी के मामले में दिल्ली के ताबे था। हकीकत यह है कि टीपू सुल्तान एक ताकतवर और अमलन खुद मुख्तार हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान के लिए मुग़ल बादशाह से ताल्लुक़ का एक अहम पहलू सियासी जवाज़ या लेजिटिमेसी भी था। हैदर अली और टीपू सुल्तान एक ऐसी सल्तनत के हुक्मरान थे जिसकी इक़्तिदार में आमद रवायती मुग़ल निज़ाम की मुकर्ररा जानशीनी के ज़रिए नहीं हुई थी। इसीलिए मुग़ल बादशाह की तरफ से सनद या लक़ब हासिल करना टीपू के लिए सियासी एतबार से मुफीद हो सकता था। एक जदीद इल्मी मुतालिया के मुताबिक टीपू सुल्तान ने मुग़ल बादशाह से सनद हासिल की और इन्हें पिलर ऑफ द एम्पायर जैसे एजाज़ से मंसूब किया गया। ताहम इस नौइयत के शवाहिद को टीपू की मुकम्मल ताबेदारी का सबूत समझना दुरुस्त नहीं। ये ज़्यादातर इस दौर के सियासी और कानूनी तसव्वुरात के अंदर अपनी हैसियत मजबूत करने की कोशिश थी। अब आते हैं शाह आलम सानी और टीपू सुल्तान के बराह रास्त ताल्लुक़ की तरफ। 1780 की दहाई में टीपू सुल्तान और मुग़ल दरबार के दरमियान ख़तो किताबत जारी थी। एक महफूज शुदा मरासले के मतन में टीपू सुल्तान शाह आलम सानी को इंतहाई एहतराम के साथ मुखातिब करते हैं और इनके ख़त और तहाइफ मौसूल होने का ज़िक्र करते हैं। इसी मरासले में टीपू अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जंग को मज़हब और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ असर निकालने के तनाजुर में पेश करते हैं। इससे मालूम होता है
کہ ٹیپو مغل بادشاہ کو محض ایک اجنبی حکمران نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان سے ایک مخصوص سیاسی و مذہبی احترام کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ تضاد بھی یعنی کنٹراڈکشن بھی ہے۔ ٹیپو سلطان ایک طرف شاہ عالم ثانی کی عظمت اور رسمی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، دوسری طرف خود سلطان کی حیثیت سے مکمل خود مختاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی ان کا تعلق مغل بادشاہ سے ایسا نہیں تھا جیسے کسی صوبے کے گورنر کا مرکزی بادشاہ سے ہوتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 18ویں صدی کا ہندوستان ایک ایسے سیاسی نظام میں داخل ہو چکا تھا جس میں مغل بادشاہ کی علامتی بالادستی اور علاقائی حکمرانوں کی عملی خود مختاری ساتھ ساتھ موجود تھے۔ حیدرآباد کا نظام، مرہٹے، اودھ، بنگال اور میسور سب مختلف درجات میں اپنی عملی خود مختاری قائم کر چکے تھے۔ ٹیپو سلطان بھی اسی نئی سیاسی حقیقت کا حصہ تھے۔ مغل دربار سے ان کے تعلقات میں ایک اور شخصیت رکاوٹ بن رہی تھی، نظام حیدرآباد۔ نظام علی خان خود مغل سیاسی نظام سے اپنی حیثیت اخذ کرتے تھے اور دکن میں مغل نمائندگی کی ایک اہم علامت تھے، لیکن میسور کے بڑھتے ہوئے اثرات سے نظام کو خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ تاریخی شواہد کے مطابق ٹیپو سلطان نے اپنی تخت نشینی کے بعد مغل بادشاہ سے باقاعدہ ایک سند حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر نظام علی خان نے اس کی مخالفت کی اور مغل دربار پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ یہ صورتحال ٹیپو کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اگر شاہ عالم ثانی انہیں باقاعدہ سیاسی منظوری دے دیتے تو ٹیپو کی داخلی اور خارجی حیثیت مزید مضبوط ہو سکتی تھی، لیکن دہلی خود اتنا طاقتور نہیں تھا کہ ٹیپو کے لیے عملی فوجی ضمانت فراہم کر سکتا۔ چنانچہ ٹیپو کو جلد ہی احساس ہوا کہ ہندوستان کی سیاست صرف دہلی کے دربار کے ذریعے نہیں چل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیپو سلطان نے اپنی سفارتکاری کا دائرہ وسیع کر دیا۔ انہوں نے عثمانی سلطنت سے رابطہ قائم کیا، فرانس سے تعلقات بڑھائے اور عرب دنیا سمیت مختلف مسلم حکمرانوں اور باقی ممالک سے رابطے کیے۔ 1786 میں ٹیپو سلطان کے نمائندوں کا ایک بڑا سفارتی وفد عثمانی سلطنت کی طرف روانہ ہوا، جس کی تفصیل جدید کیمبرج تحقیق میں بھی سامنے آتی ہے۔ اس سفارتکاری کا مقصد صرف مذہبی تعلق نہیں تھا، اس میں عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات، تجارت، عسکری تعاون اور برطانوی پھیلاؤ کا مقابلہ بھی شامل تھا۔ اس سے ٹیپو سلطان کی سیاسی سوچ کا ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ مغل بادشاہ کو ہندوستانی سیاسی روایت کے ایک اہم مرکز کے طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی قسمت دہلی کے دربار سے وابستہ بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ مغل بادشاہ کے پاس نام اور تاریخی جواز تھا، جبکہ ٹیپو کے پاس فوج، علاقہ، آمدنی اور عملی اقتدار تھا، اور پھر دونوں کے سامنے ایک مشترکہ خطرہ بڑھ رہا تھا: ایسٹ انڈیا کمپنی۔ شاہ عالم ثانی خود برطانوی طاقت کے بڑھتے ہوئے اثرات سے واقف تھے۔ ان کی سیاسی زندگی میں انگریزوں کے ساتھ تعلقات کے مختلف مرحلے آئے، اور ان کے دور میں کمپنی نے ہندوستانی سیاسی نظام میں غیر معمولی طاقت پکڑی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق شاہ عالم ثانی انہوں نے حیدر علی اور بعد میں ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی خط و کتابت کی اور ہندوستان میں برطانوی توسیع سے باخبر تھے۔ ٹیپو کے لیے انگریز صرف ایک تجارتی کمپنی نہیں رہے تھے، وہ انہیں ہندوستانی ریاستوں کی آزادی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے ٹیپو سلطان نے مرہٹوں، نظام اور دیگر طاقتوں کے ساتھ جنگ و سفارتکاری کے پیچیدہ دور میں مغل بادشاہ سے تعلق برقرار رکھا، لیکن عملی طور پر ان کا سب سے اہم محاذ انگریز تھے۔ یہاں ایک اہم غلط فہمی بھی دور کرنا ضروری ہے۔
टीपू सुल्तान मुग़ल सल्तनत के सूबेदार नहीं थे। मैसूर मुग़ल सल्तनत का एक आम सूबा नहीं था जिसे दिल्ली से रोज़मर्रा इंतज़ामी अहकामात मिलते हों। टीपू सुल्तान अपनी फ़ौज रखते थे, अपनी करेंसी और इंतज़ामी निज़ाम चलाते थे, गैर मुल्की ताकतों से बराह रास्त सफारती ताल्लुकात कायम करते थे और जंग व अमन के फ़ैसले खुद करते थे। इनके खतूत और सफारती दस्तावेज़ात इस आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी का वाज़ेह सबूत हैं। तो फिर मुग़ल बादशाह से वफ़ादारी का मतलब क्या था? इसे अलामती वफ़ादारी, सियासी जवाज़ और तहज़ीबी रवायत के इम्तज़ाज के तौर पर समझना ज़्यादा दुरुस्त होगा। टीपू सुल्तान के लिए शाह आलम सानी एक ऐसे हिंदुस्तानी सियासी निज़ाम की आखिरी बड़ी अलामत थे जिसकी बुनियाद मुग़ल सल्तनत ने कायम की थी, लेकिन टीपू खुद एक नई ताकत की नुमाइंदगी करते थे। ऐसी ताकत जो जनूबी हिंदुस्तान में फ़ौजी, इंतज़ामी और माशी बुनियादों पर कायम हुई थी और जिसने यूरोपी नौ आबादियाती यानी कॉलोनियल ताकत को रोकने का अज़्म किया था। 1788 में जब शाह आलम सानी को ग़ुलाम कादर ने अंधा कर दिया तो टीपू सुल्तान के बारे में रवायत मिलती है कि इन्हें इस वाक़ये से शदीद सदमा पहुंचा। अगरचे इस रवायत के तमाम जुज़ियात को यकसां दर्जे के ऑथेंटिक तारीख़ी सबूत के तौर पर पेश करना एहतियात का तकाज़ा करता है, लेकिन ये वाक़या इस दौर में मुग़ल बादशाह की अलामती हैसियत की अहमियत को ज़रूर ज़ाहिर करता है। आखिरकार तारीख़ का अलमिया ये है कि ना शाह आलम सानी टीपू सुल्तान को अमली मदद दे सके जिसकी इन्हें ज़रूरत थी, ना हिंदुस्तान की बड़ी ताकतें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मुस्तकिल मुतहदा महाज बना सकी। 1799 में सरंगापटम का मुहासरा हुआ। टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हुए और मैसूर की ताकत को शदीद धचका पहुंचा। इनकी मौत के साथ जनूबी हिंदुस्तान में बरतानवी तौसी की एक बड़ी रुकावट दूर हो गई। इस दौर की दस्तावेज़ात और 1799 के बरतानवी रिकॉर्ड्स इस जंग और सरंगापटम के सुकूत की वसी दस्तावेज़ी शहादत फराहम करते हैं। टीपू सुल्तान और मुग़ल बादशाह के ताल्लुकात को इसलिए सिर्फ़ ताबेदारी या इत्तेहाद के एक लफ्ज़ में बयान करना तारीख़ के साथ इंसाफ नहीं होगा। ये ताल्लुक़ एक ऐसे हिंदुस्तान की तस्वीर पेश करता है जहाँ मुग़ल बादशाह के पास अभी सियासी वक़ार था मगर अमली ताकत इलाकाई हुक्मरानों के पास मुंतकिल हो चुकी थी। टीपू सुल्तान ने इसी तारीख़ी हकीकत को समझा। उन्होंने शाह आलम सानी का एहतराम भी किया, इनसे सियासी जवाज़ भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी भी बरकरार रखी और शायद यही टीपू सुल्तान की सियासत का सबसे अहम पहलू था। वो माजी के मुग़ल सियासी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं करते थे मगर मुस्तकबिल को भी दिल्ली के दरबार के हवाले नहीं करना चाहते थे। इनके सामने एक नया हिंदुस्तान तश्कील पा रहा था, लेकिन एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें मुग़ल, मरहटे, निज़ाम, मैसूर और दूसरी इलाकाई ताकतें अपनी बका की जंग लड़ रही थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता इन सब के दरमियान अपनी जगह बना रही थी। टीपू सुल्तान और शाह आलम सानी का ताल्लुक़ इसी इंतकाल इक़्तिदार यानी ट्रांसफ़र ऑफ पावर की दास्तान है। एक बादशाह जिसके पास ताज था मगर ताकत कम हो चुकी थी और एक सुल्तान जिसके पास एक बड़ी फ़ौज और रियासत थी मगर हिंदुस्तानी सियासी निज़ाम में अपनी कानूनी हैसियत मजबूत करने की ज़रूरत बाकी थी।